कुतुब मीनार जो दुनिया की सबसे ऊंची ईंटों की मीनार है, इसका निर्माण 1193 में दिल्ली सल्तनत की संस्थापक के आदेश के तहत किया गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक के कुतुब मीनार जो दुनिया की सबसे ऊंची ईंटों की मीनार है, इसका निर्माण 1193 में दिल्ली सल्तनत के कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। कुतुब मीनार को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। इनमें से किसने अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा निर्मित कराया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक ने निर्मित करवाया था। कहा जाता है कि 2.5 दिन का झोपड़ा 2.5 दिन में निर्मित किया गया था, इसलिए इसका नाम 2.5 दिन का झोपड़ा पड़ गया था। इसका निर्माण पहले से निर्मित संस्कृत विद्यालय को नष्ट कर मोहम्मद गौरी के आदेश पर इसके गवर्नर कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1194 में करवाया था। इब्राहिम लोदी 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में किसके द्वारा मारा गया था? बाबर के। इब्राहिम लोदी 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर के द्वारा मारा गया था। यह युद्ध 21 अप्रैल 1526 को पानीपत में लड़ा गया था। पानीपत वह स्थान है जहां 12वीं शताब्दी के बाद उत्तर भारत के नियंत्रण को लेकर कई निर्णायक युद्ध लड़े गए थे। निम्न में से कौन खिलजी वंश का प्रथम शासक था? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। खिलजी वंश का प्रथम शासक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने अपना जीवन एक सैनिक के रूप में शुरू किया था। अपनी योग्यता के बल पर इसने सर-ए-जहांदर या शाही अंगरक्षक का पद प्राप्त किया था तथा बाद में समाना का सूबेदार बना। प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किस शासक द्वारा कराया गया था? शाहजहां के द्वारा। जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां के द्वारा कराया गया था। दिल्ली की जामा मस्जिद को बनने में 12 वर्ष लग गए थे। इसका निर्माण वर्ष 1644 ईस्वी में शुरू हुआ था और यह 1656 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ था। शाहजहां इस्लामी वास्तुकला के एक प्रसिद्ध संरक्षक थे। दिल्ली के किस सुल्तान ने टक्का और जीतल सिक्कों को प्रचलित किया था? इल्तुतमिश ने। दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश ने टक्का और जीतल सिक्कों का प्रचलित किया था। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी था। वह दिल्ली सल्तनत का तीसरा शासक था जो मामलुक वंश से संबंधित था। इसने लाहौर के स्थान पर दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया। प्रसिद्ध रचना तूतीनामा किसके शासनकाल में रची गई थी? अकबर के। प्रसिद्ध तूतीनामा अकबर के शासनकाल में रचा गया था। तूतीनामा जिसका शाब्दिक अर्थ एक तोते की दास्तां है। तूतीनामा फारसी भाषा में 52 कहानियों का एक संग्रह है जिसे जिया-अल-दीन नक्शाबी द्वारा लिखा गया था। 14वीं शताब्दी का यह फारसी मूल ग्रंथ 12वीं शताब्दी के एक संस्कृत संकलन की पुनरावृत्ति था जिसका शीर्षक सुक्ष्पतित अर्थात तोते की 70 दास्तानें था। तुगलकाबाद शहर की स्थापना किसने की थी? गयासुद्दीन तुगलक ने। तुगलकाबाद शहर की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने किया था। इसका शासनकाल 1320 से 1325 ईस्वी तक था। तुगलकाबाद का किला दिल्ली के 7 शहरों में से तीसरा शहर है। इसके अवशेष कुतुब मीनार से 8 किलोमीटर पूर्व में स्थित है। तुगलकाबाद किले का निर्माण वर्ष 1320 से 1325 ईस्वी के मध्य हुआ था।
इस किले में आदिल शाह का किला भी बना हुआ है। श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने किस वर्ष में खालसा पंथ की स्थापना की थी? 1699 में। श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने वर्ष 1699 में खालसा पंथ की स्थापना किया था। यह बैसाखी का दिन था। इस दिन उन्होंने 5 प्यारों को अमृत पान करवाकर खालसा पंथ की स्थापना किया था। विट्ठल मंदिर स्मारकों के इनमें से किस समूह में शामिल है? हम्पी में स्थित स्मारकों के समूह में। हम्पी में स्थित स्मारकों के समूह में विट्ठल मंदिर शामिल है। विट्ठल मंदिर का निर्माण 15वीं शताब्दी में विजयनगर साम्राज्य के शासकों में से एक देवराय द्वितीय के शासनकाल में हुआ था। विट्ठल मंदिर भगवान विट्ठल या विष्णु भगवान को समर्पित है। विट्ठल मंदिर भारतीय वास्तुकला की द्रविड़ शैली में बनाया गया है। निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो मुगल सम्राटों के कालक्रम को सही क्रम में दर्शाता है। अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। भारत में मुगल शासकों के कालक्रम का सही क्रम इस प्रकार है: बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। निम्न में से किस वंश के शासकों को सुल्तान नहीं कहा जाता था? मुगल। मुगल वंश के शासकों को सुल्तान नहीं कहा जाता था। सुल्तान की पदवी भारत के इतिहास में तुर्क के शासकों द्वारा शुरू की गई थी। महमूद गजनवी सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला भारत का प्रथम शासक था। इनमें से किसने अपने साम्राज्य को संगठित एवं मजबूत बनाने के लिए सिंधु घाटी से लेकर बंगाल में स्थित सोनार घाटी तक शाही सड़क का निर्माण कराया था, जिसका नाम ब्रिटिश काल के दौरान बदलकर जीटी रोड कर दिया गया था? शेरशाह सूरी के द्वारा। शेरशाह सूरी ने अपने साम्राज्य को संगठित एवं मजबूत करने के लिए सिंधु घाटी से लेकर बंगाल में स्थित सोनार घाटी तक शाही सड़क का निर्माण वर्ष 16वीं शताब्दी में कराया था। इसे बाद में अंग्रेजों ने बदलकर जीटी रोड नाम कर दिया था। जीटी रोड को शेरशाह सूरी मार्ग के नाम से भी जाना जाता है। इसकी लंबाई लगभग 2500 किलोमीटर है। अंग्रेज गवर्नर जनरल ऑकलैंड ने इसका नाम बदलकर जीटी रोड या ग्रांड ट्रंक रोड कर दिया। शेरशाह द्वारा शुरू किए गए चांदी के सिक्कों को किसके रूप में मुगलों ने भी जारी रखा था? रुपया। शेरशाह सूरी द्वारा शुरू किए गए चांदी के सिक्कों को रुपये के रूप में मुगलों ने भी जारी रखा था। भारत में चांदी का रुपया पहली बार 16वीं शताब्दी में शेरशाह सूरी द्वारा शुरू किया गया था। इस एक सिक्के का वजन 178 ग्रेन था। शेरशाह सूरी 1 रुपये को 40 तांबे के टुकड़ों या पैसों में भी विभाजित किया। आगे चलकर मुगलों ने भी चांदी के सिक्कों को रुपये के रूप में जारी रखा था। निम्नलिखित में से कौन सी धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष दोनों रूप से प्रसिद्ध ऐतिहासिक इमारत उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सीकरी शहर में नहीं है? कुतुबशाही मकबरा। कुतुबशाही मकबरा धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष दोनों रूप से प्रसिद्ध ऐतिहासिक इमारत उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सीकरी में नहीं है। यह मकबरा हैदराबाद के इब्राहिम बाग में स्थित है। बुलंद दरवाज़ा एवं सलीम चिश्ती की दरगाह फतेहपुर सीकरी में है, जिसका निर्माण अकबर ने करवाया था। दीवान खास का निर्माण भी अकबर ने 1637 ईस्वी में आगरा के किले में करवाया था। सत्ताईस अक्टूबर 1605 को फतेहपुर सीकरी में निम्न में से किसकी मृत्यु हुई थी, जिन्हें आगरा के सिकंदरा में दफनाया गया था? सम्राट अकबर की।
27 अक्टूबर 1605 को फतेहपुर सीकरी में सम्राट अकबर की मृत्यु हुई थी, जिसे आगरा के सिकंदराबाद में दफनाया गया था। सम्राट अकबर ने भारत पर वर्ष 1556 ईस्वी से लेकर 1605 तक शासन किया था। अकबर 13 वर्ष की उम्र में ही सम्राट बन गया था। सम्राट अकबर का प्रधानमंत्री बैरम खां थे। सम्राट अकबर ने एक धर्म दीन इलाही की स्थापना किया था। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी को दिल्ली से किस जगह स्थानांतरित करने का फैसला किया था? देवगिरी। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी को वर्ष 1326 से 1327 ईस्वी में दिल्ली से देवगिरी, दौलताबाद स्थानांतरित कर दिया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने वर्ष 1325 ईस्वी से वर्ष 1351 ईस्वी तक दिल्ली पर शासन किया था। यह अपने विभिन्न फैसलों के कारण विवादों में रहा। मोहम्मद बिन तुगलक को राजधानी के स्थानांतरित होने के कारण मंगोलों के आक्रमण का भय था, इसलिए यह योजना असफल रही और राजधानी को बाद में फिर से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया। इबादत खाना कहाँ स्थित है? फतेहपुर सीकरी में। इबादत खाना फतेहपुर सीकरी में स्थित है। इबादत खाना पूजा का स्थान है। वर्ष 1575 ईस्वी में अकबर के द्वारा फतेहपुर सीकरी में विभिन्न धार्मिक संप्रदायों के आध्यात्मिक नेताओं को एकत्रित करने के लिए बनाया गया था, ताकि विभिन्न धर्मों के धार्मिक गुरुओं व नेताओं को शिक्षाओं पर चर्चा की जा सके। मध्ययुगीन काल में सर्की राजाओं ने अटाला मस्जिद को किस स्थान पर बनवाया था? जौनपुर में। मध्ययुगीन काल में सर्की राजाओं ने अटाला मस्जिद को जौनपुर में बनाया था। जौनपुर भारत के उत्तर प्रदेश राज्य का एक प्रमुख ऐतिहासिक स्थल है। अटाला मस्जिद जौनपुर में स्थित एक प्रसिद्ध मस्जिद है। इस मस्जिद को सर्की राजवंश के शासक इब्राहिम शाह ने वर्ष 1408 ईस्वी में बनवाया था। किताब उल रहला पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? इब्न बतूता के द्वारा। किताब उल रहला पुस्तक इब्न बतूता द्वारा लिखी गई यह एक यात्रा वृत्तांत है, जिसमें उसने अपनी यात्रा के अनुभवों को लिखा है। इस पुस्तक के अनुसार इसने लगभग 30 वर्षों तक यात्रा की थी। अहमदनगर की किस रानी ने सम्राट अकबर के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी? चांद बीबी ने। अहमदनगर की रानी चांद बीबी ने सम्राट अकबर के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। चांद बीबी को चांद सुल्तान तथा चांद खातून के नामों से भी जाना जाता है। इसने बीजापुर और अहमदनगर की संरक्षिका के रूप में शासन किया। चांद बीबी को सबसे ज़्यादा सम्राट अकबर की मुगल सेना से अहमदनगर की रक्षा के लिए जाना जाता है। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? 1576 में। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 को मेवाड़ के राजपूत शासक महाराणा प्रताप और मुगल बादशाह अकबर के बीच लड़ा गया था। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप पराजित हुए। अकबर की सेना का नेतृत्व आमेर के राजा मानसिंह प्रथम ने किया था, जबकि इस युद्ध में महाराणा प्रताप को मुख्य रूप से भील जनजाति का सहयोग मिला था। भारत में इनमें से किस मुगल शासक ने अंग्रेजों को सूरत में अपना पहला कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी थी? जहांगीर ने। जहांगीर ने अंग्रेजों को सूरत में अपना पहला कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी थी। वर्ष 1608 ईस्वी में इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम के दूत के रूप में कैप्टन हॉकिंस सूरत पहुंचा, जहां से वह मुगल सम्राट जहांगीर से मिलने आगरा गया था। वर्ष 1613 ईस्वी में जारी फरमान ने अंग्रेजों को भारत के सूरत में फैक्ट्री खोलने की अनुमति दी थी। शाहजहां की बेटी ने शाहजहानाबाद
में स्थापित नई राजधानी की कई वास्तुशिल्प परियोजनाओं में भाग लिया था। जहां आरा ने शाहजहां की बेटी जहां आरा ने शाहजहानाबाद में स्थापित नई राजधानी की कई वास्तुशिल्प परियोजनाओं में भाग लिया था। शाहजहानाबाद 18 इमारतों में से 5 का निर्माण जहां आरा ने महिलाओं द्वारा कराया था। इनकी सबसे प्रसिद्ध परियोजना चांदनी चौक थी, जो पुरानी दिल्ली की चारदीवारी वाले शहर की मुख्य सड़क थी। बाबर की आत्मकथा बाबरनामा किस भाषा में लिखा गया था? तुर्की भाषा में। बाबर की आत्मकथा बाबरनामा तुर्की भाषा में तुजुक-ए-बाबरी के नाम से लिखा गया था। बाबरनामा में बाबर ने अपने जीवन की अनेक घटनाओं का विस्तार से वर्णन किया है। इसके माध्यम से बाबर द्वारा जीवन में लड़े गए युद्धों की जानकारी प्राप्त होती है। बाबरनामा में बाबर द्वारा पानीपत, खानवा, चंदेरी आदि के युद्धों में अपनाई गई तुलुगमा युद्ध प्रणाली व अन्य युद्ध नीतियों का सही से वर्णन किया गया है। किस वर्ष में औरंगजेब की मृत्यु के बाद भारत के विभिन्न हिस्सों में मुगल प्रशासकों के तहत कई क्षेत्रीय साम्राज्य सत्ता में आए? 1707 ईस्वी में। वर्ष 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद भारत के विभिन्न हिस्सों में मुगल शासकों के तहत कई क्षेत्रीय साम्राज्य सत्ता में आए, जिसके कारण पर्सियों के नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली आक्रमणकारी भारत पर आक्रमण करने आए। औरंगजेब की मृत्यु के बाद औरंगजेब का साम्राज्य कमजोर पड़ गया और एक भी उत्तराधिकारी साम्राज्य को संभाल नहीं सका। निम्नलिखित में से किस राजा को औरंगजेब ने छत्रपति शिवाजी महाराज के विरुद्ध युद्ध के लिए भेजा था? जय सिंह। औरंगजेब ने 1665 ईस्वी में राजा जय सिंह को छत्रपति शिवाजी महाराज के विरुद्ध युद्ध लड़ने के लिए भेजा था। इस युद्ध में राजा जय सिंह ने मराठा राजा छत्रपति शिवाजी महाराज को पराजित कर दिया और तदुपरांत शिवाजी महाराज को पुरंदर की संधि 1665 के लिए विवश किया। भारत से मयूर सिंहासन कौन लेकर गया था? नादिर शाह। भारत से मयूर सिंहासन को नादिर शाह लेकर गया था। नादिर शाह ने मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल में आक्रमण किया था और इनके बीच करनाल में वर्ष 1739 में युद्ध हुआ कर बंदी बना लिया गया। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन के नाम से भी जाना जाता है। भारत से जाते हुए वह प्रसिद्ध मुगल सिंहासन तख्त-ए-ताउस और कोहिनूर हीरा भी अपने साथ ले गया। मध्यकाल में लिखे गए महाकाव्य पद्मावत के लेखक कौन हैं? मलिक मोहम्मद जायसी। मध्यकाल में लिखे गए महाकाव्य पद्मावत के लेखक मलिक मोहम्मद जायसी हैं। पद्मावत महाकाव्य चित्तौड़ के महाराजा रतन सिंह रावल और रानी पद्मावती की कथा है, जिसमें रानी पद्मावती की अद्वितीय सौंदर्य और बुद्धिमानी युद्ध नीतियों का आदि का वर्णन किया गया है। पद्मावत मनसवी शैली में रचित एक प्रबंध काव्य है, जिसमें चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण तथा रानी पद्मावती के जौहर का वर्णन है। इसके अतिरिक्त मलिक मोहम्मद जायसी की रचनाएं कहरे-नामा, मसला-नामा, आखिरी कलाम, चित्रलेखा, अखरावट। भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? बहादुर शाह द्वितीय। भारत का अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर था। इसका असली नाम अबू जफर नासिरुद्दीन सिद्दीकी मोहम्मद बहादुर शाह जफर था। बहादुर शाह जफर ने वर्ष 1837 ईस्वी से 1857 तक लगभग 20 वर्ष तक शासन किया। वर्ष 1857 की क्रांति में बहादुर शाह जफर ने भारत का नेतृत्व अंग्रेजों के विरुद्ध किया और
अंग्रेज़ों से हार के बाद अंग्रेज़ों ने बहादुर शाह को बंदी बना लिया। बहादुर शाह जफर की मृत्यु 7 नवंबर 1862 को रंगून में हुई। दिल्ली के प्रसिद्ध शासक फरीद को अन्य किस नाम से जाना जाता था? शेरशाह के नाम से। दिल्ली के प्रसिद्ध शासक फरीद को शेरशाह के नाम से जाना जाता था। वर्ष 1539 में फरीद खां को शेरशाह की उपाधि से सम्मानित किया गया था। वर्ष 1539 में इसने चौसा की लड़ाई में हुमायूं को हराया और उसके बाद इसने सम्राट के रूप में शेरशाह की उपाधि धारण की। बहार खान लोहानी ने फरीद खां को शेर खां की उपाधि से सम्मानित किया क्योंकि इसने तलवार के एक बार से ही बाघ को मार दिया था। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा इनमें से किस शहर में स्थित है? फतेहपुर सीकरी में। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सीकरी शहर में स्थित है। शेख सलीम चिश्ती के मकबरे का निर्माण अकबर ने करवाया था। शेख सलीम चिश्ती एक सूफी संत थे। शेख सलीम चिश्ती ने अकबर को आशीर्वाद दिया और जल्द ही उनके 3 बेटों में से एक का जन्म हुआ। अकबर ने शेख सलीम चिश्ती के सम्मान में अपने पहले बेटे का नाम सलीम जहांगीर रखा था। ताजमहल की सजावट के लिए मुख्यतः किस वास्तु तकनीक का इस्तेमाल किया गया है? पिएट्रा ड्यूरा का। ताजमहल की सजावट के लिए मुख्यतः पिएट्रा ड्यूरा नामक वास्तु तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। पिएट्रा ड्यूरा जिसे पच्चीकारी भी कहा जाता है। पिएट्रा ड्यूरा जिसे पच्चीकारी भी कहा जाता है अत्यधिक पॉलिश किए गए रंगीन पत्थरों का उपयोग करके छवियों को बनाने के लिए काटने और जड़ने की तकनीक के लिए प्रयुक्त एक शब्द है। पिएट्रा ड्यूरा तकनीक का पहली बार उपयोग 16वीं शताब्दी में रोम में किया गया था और बाद में इटली के फ्लोरेंस में इस तकनीक को विकसित किया गया था। निम्नलिखित में से किसका निर्माण शाहजहां द्वारा नहीं करवाया गया था? बुलंद दरवाज़ा का। बुलंद दरवाज़ा का निर्माण शाहजहां ने नहीं करवाया था। बुलंद दरवाजे का निर्माण अकबर ने गुजरात के विजय प्राप्त करने की याद में 1602 ईस्वी में बनवाया था। बुलंद दरवाज़ा का दूसरा नाम भव्यता का द्वार या गौरव का द्वार है। इसकी ऊंचाई 54 मीटर है। इसके अलावा अन्य इमारत लाल किला, जामा मस्जिद, शालीमार बाग के साथ साथ मोती मस्जिद, वजीर खान मस्जिद, हस्तसाल में मनी कुतुब मीनार का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। ताजमहल परिसर का निर्माण लगभग कब शुरू किया गया था? 1632 में। ताजमहल परिसर का निर्माण लगभग 1632 ईस्वी में शुरू किया गया और पूर्ण रूप से वर्ष 1653 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ था। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर के अनुसार ताजमहल वर्ष 1631 ईस्वी से वर्ष 1648 के मध्य निर्मित हुआ था। कर्नाटक का मैसूर पैलेस निम्नलिखित में से किस राजवंश का आधिकारिक निवास था? वाडियार। कर्नाटक का मैसूर पैलेस वाडियार राजवंश का आधिकारिक निवास था। वर्ष 1612 ईस्वी में विजयनगर के शासक वेंकट द्वितीय ने मैसूर के सरदार वाडियार को राजा की उपाधि से विभूषित किया। कालांतर वाडियार वंश के शासकों ने स्वतंत्र रूप से मैसूर पर शासन किया। मुगल कालीन प्रसिद्ध गायक तानसेन किस भारतीय संगीत शैली से संबंध रखते थे? ध्रुपद। मुगल कालीन प्रसिद्ध गायक तानसेन भारतीय संगीत ध्रुपद गायन की शैली से समृद्ध गायक थे। तानसेन की जन्मभूमि ग्वालियर और कर्मभूमि रीवा रही है। आज यह गुजरी महल
संग्रहालय के रूप में, जिसमें संगीत की गौरवशाली परंपरा के शिलालेखों में मौजूद है। तानसेन एक महान संगीतकार थे। वह मुगल सम्राट अकबर के दरबार में उनके नवरत्नों में से एक थे। अकबर ने ही तानसेन को मियाँ का शीर्षक दिया था। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक नहीं है? सफदरगंज का मकबरा। सफदरगंज का मकबरा उत्तर प्रदेश में न होकर दिल्ली में स्थित है। यह मकबरा दिल्ली की प्रसिद्ध इमारतों में से एक है। सफदरगंज का मकबरा मुगल बादशाह मोहम्मद शाही की स्मृति में नवाब शुजाउद्दौला ने वर्ष 1754 ईस्वी में बनवाया था। यहाँ इनकी बेगम की कब्र बनी हुई है। निम्नलिखित संगीतकारों में से वह कौन है जो 1253 से 1325 ईस्वी तक जीवित थे और जिन्हें पारंपरिक तबला और सितार के आविष्कार के रूप में जाना जाता था? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो 1253 से 1325 ईस्वी प्रसिद्ध सूफी संत हजरत निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। उन्हें सितार, तबला और कई अन्य संगीत वाद्य यंत्रों के आविष्कार का श्रेय भी दिया जाता है। अमीर खुसरो द्वारा ख्याल और तराना हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के दो लोकप्रिय रूपों की खोज के लिए जाना जाता है। अमीर खुसरो को कव्वाली का जनक भी माना जाता है। जयपुर की विख्यात इमारत हवा महल एक बहुस्तरीय महल है जो सवाई प्रताप सिंह द्वारा कब बनवाया गया था? 1799 में। जयपुर की विख्यात इमारत हवा महल एक बहुस्तरीय महल है जिसे सवाई प्रताप सिंह द्वारा वर्ष 1799 ईस्वी में बनवाया गया था। हवा महल 5 मंजिला इमारत है जो जयपुर, राजस्थान के प्रसिद्ध लोहरी बाजार के पास स्थित है। यह पूर्ण रूप से लाल और गुलाबी बलुआ पत्थर से बनी हुई है। मध्यकाल में भारत आने वाले यात्रियों ने अपनी जीवनी लिखी है और दरबारी कवियों ने अपने राजाओं की प्रशंसा के लिए कविताएं लिखी है। इन साहित्य स्रोतों को क्या कहा जाता है? इतिवृत्त। मध्यकाल में भारत आने वाले यात्रियों ने अपनी जीवनी लिखी और दरबारी कवियों ने अपने राजाओं की प्रशंसा के लिए कविताएं लिखी हैं। इन साहित्य स्रोतों को इतिवृत्त कहा जाता है। मुगल साम्राज्य के सभी इतिवृत्त पांडुलिपियों के रूप में मिले हैं। मध्यकालीन भारत के दौरान लिखी गई किताब गीत गोविंद के लेखक कौन हैं? जयदेव। मध्यकालीन भारत के दौरान लिखी गई किताब गीत गोविंद के लेखक जयदेव हैं। जयदेव बंगाल के राजा लक्ष्मण सेन के दरबार में शाही कवि थे। गीत गोविंद में कृष्ण और वृंदावन की गोपियों के बीच के संबंध और विशेष रूप से राधा नाम की एक गोपी का वर्णन किया गया है। गीत गोविंद 12 अध्यायों में व्यवस्थित है। राजपूत राजवंश के अनंगपाल तोमर ने किस राज्य को स्थापित किया था? दिल्ली को। अनंगपाल तोमर या अनंगपाल द्वितीय तोमर वंश के संस्थापक थे। अनंगपाल तोमर को 11वीं शताब्दी में दिल्ली की स्थापना करने और दिल्ली को बसाने के लिए जाना जाता था। उनके शासनकाल में तोमर साम्राज्य ने अपने चरम पर पहुंच गया था। भारत में मध्यकाल किस शताब्दी से शुरू होता है और किस शताब्दी में समाप्त होता है? 8वीं शताब्दी में शुरू होता है और 18वीं शताब्दी में समाप्त होता है। भारत में मध्यकाल 8वीं शताब्दी से शुरू होता है और 18वीं शताब्दी में समाप्त होता है। मध्यकाल को 2 भागों में प्रारंभिक मध्यकाल युग 8वीं से 11वीं शताब्दी तथा उत्तर मध्यकाल युग 12वीं से 18वीं शताब्दी, जिसे मुगल काल भी कहा जाता है, में विभाजित किया गया है।